हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी हब पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो साइंस चैप्टर 12 है। कौन सा है 12? विद्युत। यानी ये पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक की जो विद्युत है वो आज हम पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए है। तो हम ये विद्युत पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसके अंदर पढ़ना है। जैसे जिसमें हम विद्युत प्रवाह है, यानी विद्युत प्रवाह कैसे होता है। यानी जैसे कोई ये छड़ है तो इस छड़ में विद्युत प्रवाह है, किस कारण हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओम का नियम पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। कारक मतलब जैसे ये तार है, यानी ये कोई तार मान लो, इस पर प्रतिरोध निर्भर कैसे करता है, यानी किस प्रकार करता है वो देखेंगे। यानी दो तारों के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है प्रतिरोध के अंदर। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे, जो एक तो समांतर क्रम संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है ऐसे। तो आज ये भी देखेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आपके ये भी देखेंगे कि यानी आपकी विद्युत ऊर्जा के बारे में देखेंगे। तो अभी देखते हैं हम विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, क्या है और क्या नहीं। आपको सिंपल से नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप देखते जाइएगा और नोट्स है ना, ये नोट्स आप लिखते जाइएगा, क्योंकि अब ये सिंपल है। एक एक लाइन के या दो दो लाइन के आपको ये नोट्स मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप ये भी हाथों हाथ लिखते जाना, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो उससे पहले यानी आगे पढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी चैप्टर हो साइंस से रिलेटेड, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। तो अब देखते हैं हम विद्युत ऊर्जा कि विद्युत ऊर्जा क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 विद्युत। तो विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा क्या है क्या नहीं है। विद्युत ऊर्जा, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, यानी किसी चालक में, ये कोई चालक है, इस चालक में कोई ये विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत आवेश प्रवाहित होने से ऊर्जा वेव होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये कोई आवेश है, ये कोई प्रवाहित हो रहा है, तो इसके अंदर ऊर्जा तो वेव होगी ना, यानी खर्च होगी ना, तो उसे विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। आगे देखते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, ये विद्युत ऊर्जा का यहाँ पे फॉर्मूला हो रहा है। तो किसी चालक के सिरों के बीच, ये एक चालक है, इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, तो Q कूलाम आवेश के चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में वेव विद्युत ऊर्जा W बराबर QV, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप ये लिख सकते हो और लिख लो, क्योंकि ये आपके सिंपल नोट्स बता रहा हूँ जो आपके काम में आएंगे एग्ज़ाम में। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाएंगे जो आप कर सकते हो। ये सिंपल से नोट्स है, क्योंकि आपके स्कूलों में तो आपको बड़े लिखाते होंगे, ये मैं सिंपल बता रहा हूँ आपके लिए, सिंपल लेके आया हूँ। तो आप ये लिखते रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए। क्या आपने विद्युत ऊर्जा के बारे में तो पढ़ ही लिया। हम आगे देखते हैं विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे आपको दिखाते हैं, आपका बंद परिपथ है, तो इसके अंदर धारा के प्रवाह को हम सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये बंद पथ है आपका और धारा का प्रवाह हो रहा है इसके अंदर, सही है। तो ये विद्युत परिपथ है ये आपका। तो ये आप लिख सकते हो, कर लो। अब आवेश के बारे में पढ़ते हैं। आवेश क्या है? आवेश परमाणु का एक मूल कण है, यानी आवेश है ना, परमाणु का मूल कण है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जैसे ये प्लस वाले हैं, तो ये समान आवेश है ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर भागेंगे।
और जो ये असमान आवेश है जैसे प्लस और माइनस, ये एक दूसरे की ओर अग्रसर होंगे। ये दोनों आपस में यानी इन दोनों के प्रति आपस में प्यार है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब आकर्षित होंगे। यानी असमान समान समान को प्रतिकर्षित करता है, असमान को आकर्षित करता है। ये कूलाम सी वो आवेश का ऐसा ही मात्रक है। एक कूलाम आवेश में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश हो गया, सही। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो गया। एक कूलाम आवेश पर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही। और जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है ऋणात्मक में। और Q बराबर NE, ये आप देख सकते हो, ये आपका सूत्र है Q बराबर NE। यहाँ से आप ये Q हो गया मतलब आवेश हो गया, ये N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आप देख सकते हो कुल आवेश Q आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। तो आप देख ही रहे होंगे, आप ये कर लो, वो नोट्स बना लो हाथों हाथ, आपको और मिल जाएंगे ऐसे नोट्स उपलब्ध है हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, और ये कोई वो है तार है, उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो I बराबर यानी आवेश के प्रवाहित होने की दर, ये आवेश, इसके प्रवाहित होने की दर को हम क्या लिखते हैं? दर, समय है। तो I बराबर Q/T हो गया। तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश समय यानी I बराबर Q/T हो गया। धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो गया। और कूलाम क्या वो आवेश का क्या था? ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कूलाम है ना, कूलाम यानी आवेश का ऐसा ही मात्रक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इनको हाथों हाथ लिखते जाइए, और आप याद भी करते जाइए, समझते भी जाइए। और धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। यानी 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 सेकंड, और 1 कूलाम Q बराबर 1 कूलाम के प्रवाह से होती है। अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर 1 सेकंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर, जो छोटे छोटे होते हैं ना उन्हें मिली एम्पियर के अंदर, तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली का मतलब 10⁻³ हो गया। तो माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। ये आपको याद रखने हैं। ये है आपके जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उनके अंदर ये ऐसा होता है कि आपको पूछ लेगा मिली एम्पियर में धारा का मान बताइए, माइक्रो एम्पियर में धारा का मान बताइए। तो आपको ये याद रखना है कि 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर 10⁻6 एम्पियर होता है। तो आप ये नोट्स यानी ये आप हाथों हाथ लिखते जाइए, तो आपको अच्छा रहेगा, आपके फ्यूचर से संबंधित है, यानी आप अपना फ्यूचर बना सकते हो इनसे। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम पर 1 सेकंड हो गया। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ 1 माइक्रो एम्पियर। देखो ये अलग से और लिखा हुआ है आपके लिए, क्योंकि आप इनको अपनी कॉपी के अंदर नोट्स में लिखो, और जो आपके एग्ज़ाम में जो सोल्व क्वेश्चन आते हैं ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उनके अंदर आपको यही मान रखने पड़ेंगे जिससे आपके आंसर आएंगे। अब करते हैं हम विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन कैसे किया जाता है? विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है।
यानी जो विद्युत धारा है ना उसको एक एमीटर आता है। जैसे आपके घरों में देखा होगा कि आपके जो बिजली चलती है ना बोरिंग यानी पानी वाली, तो आपको वहाँ पर मीटर देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर होता है, एक एमीटर होता है। तो उस विद्युत धारा एमीटर क्या करता है, एमीटर विद्युत धारा को यानी विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये याद रखना, ये से पूछा जाएगा कि आपका जो एमीटर है ना, एमीटर उसका प्रतिरोध कम होता है या ज़्यादा होता है, और वो हमेशा किस में जुड़ा होता है। यानी एमीटर को हम किस में जोड़ सकते हैं, तो ये आपके पास ये तो आ जाएगा, यानी एक समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम, तो किस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। और विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। जो विद्युत धारा की दिशा है ना, ये कोई विद्युत धारा है, विद्युत धारा इधर जा रहा है, यानी विद्युत धारा की दिशा इस साइड है, इस साइड है मतलब। तो अब प्रवाहित होने की दिशा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा ये होगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया जाता है इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव। ये ऊपर वाला जो भी है आप अच्छे से यानी वीडियो में आराम से देख देख के आप नोट्स में उतार लीजिए, यानी आप कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इनका। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत धन आवेश में संग्रहित विद्युत ऊर्जा इस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। यानी किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत धन आवेश में संग्रहित ऊर्जा हम इसे डिनोट कर लेते हैं ऊर्जा को, स्थिति ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है, उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। तो आपको दिखाते हैं, जैसे विभवांतर किया गया कार्य, तो V बराबर W/Q। विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी एकांक आवेश है, ये कोई एकांक आवेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर बोलते हैं। यानी V बराबर W/Q ये बोलते हैं उसे। और विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये मात्रक आप याद रखना, सभी के आपसे पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखना। विभवांतर क्या है, विभवांतर V बराबर W/Q होता है। और क्या होता है, एक बिंदु से यानी एकांतर आवेश को, ये आवेश है ना आपका, इस एकांतर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही वो कहते हैं, क्या कहते हैं, विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर क्या है, जब एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, एक कूलाम आवेश को, तो यह आपका 1 वोल्ट विभवांतर होगा। तो आपका ये 1 वोल्ट विभवांतर होगा। ये आप देख सकते हो 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलाम हो गया, क्योंकि V बराबर W/Q होता है। तो 1 जूल और 1 कूलाम, तो ये कूलाम नीचे है तो ऊपर, यानी इसको लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलाम इनवर्स। ये ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स के अंदर आ जाएगा, सही है, ये याद रखना आप। वोल्टमीटर, विभवांतर को मापने की युक्ति को वोल्टमीटर कहते हैं। जो विभवांतर को मापते हैं उस मापने की युक्ति को कहते हैं वोल्टमीटर। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है।
जो विभवांतर को मापा जाता है, मापने की जो युक्ति होती है यानी जो हमारी जो मशीन होती है उसे वो वोल्टमीटर बोलते हैं, और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। और जो धारा, विद्युत धारा को मापने की जो युक्ति होती है वो एमीटर होती है, और उसका प्रतिरोध कम होता है। और इसे तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में, जबकि एमीटर को किस में जोड़ते हैं, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा। अब हम सेल देखते हैं। सेल क्या है? यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। यानी सेल क्या है? सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाने का काम करती है, यानी विभवांतर को हमेशा बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होता है। जो हमारा जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा हमारी, वो हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। ये आप याद रखना। अब हम क्या देखते हैं? हम ओम का नियम देखते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे सरल यानी आपके जो ये ऐसे सरल आसान से ये नोट्स है आपके लिए बना के लाए हैं। तो आप ऐसे नोट्स और भी टॉपिक्स के चाहिए आपको, और भी टॉपिक्स के ऐसे नोट्स चाहिए आपको, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपके पास ऐसे ही नोट्स और आ जाएंगे आपके पास, और भी टॉपिक्स के, और भी चैप्टर्स के, जो आप आराम से याद कर सकते हो। आपको याद करने में भी कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। तो आप अब आगे देखिए, ओम का नियम क्या बोलता है। किसी विद्युत परिपथ में, यानी किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या बोला? किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, इन दो सिरों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर भी, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती, यानी ये ना, ये आई के समानुपाती, धारा के समानुपाती, यानी विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ये आपको ये भी याद रखना। आपको पूछा जाएगा कि ये दे दे आपको, और पूछ ले कि ये ओम के नियम की पालना कर रहा है नहीं कर रहा है। परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, और इसके अंदर एक जो कि एक शर्त है, वो शर्त है कि तार का जो टेम्परेचर है वो समान होना चाहिए। इसे ओम नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये आप देख सकते हो, और V बराबर आई आर, जो V समानुपाती I होता है, तो हम समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो V बराबर हम यहाँ पर R ले लेते हैं, तो ये RI हो जाएगा। यह R यहाँ पर प्रतिरोध, इसे प्रतिरोध बोलते हैं, जो कि एक समानुपातिक नियतांक है। यह एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। या देख लो, आपके लिए शॉर्ट्स बिल्कुल शॉर्ट्स नोट्स है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको याद हो जाएंगी अच्छे से। और आपको पता है ये चैप्टर थोड़ा कठिन पड़ता है आपके लिए, इसलिए आपके लिए और भी शॉर्ट्स नोट्स बना के लेके आए हैं, जो कि आपको ज़्यादा कठिन ना लगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आगे देखते, प्रतिरोध क्या है? ये चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध जो हमारी धारा है ना, उसको रोकने का काम करता है। ये करता है प्रतिरोध, उसको रोकने का काम करता है प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो अस्थायी मात्रक है वो ओम है, जिसे ये इससे डिनोट करते हैं, यानी इस तरह से इसे डिनोट करते हैं, ओम। इस तरह से ओम नियम के अनुसार, ये आप देख ही रहे होंगे कि आर, वे हम ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या बोलता था कि विभवांतर यानी धारा की समानुपाती, तो V बराबर IR हो गया था। R यहाँ पर हमारा नियतांक था, प्रतिरोध नियतांक, जो कि फिर यहाँ से निकालेंगे तो R प्रतिरोध, तो V अपॉन ये इस साइड आ जाएगा, तो ये नीचे आएगा, तो V अपॉन I हो गया। सही। 1 ओम 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम का मतलब 1 वोल्ट पर एम्पियर, मतलब ये 1 ओम का मतलब क्या होगा? ये R है, तो R यहाँ पर हमारा 1 ओम हो गया।
तो 1 ओम कब होगा? जब 1 वोल्ट होगा और 1 एम्पियर की धारा होगी हमारे पास, तभी तो ये 1 ओम होगा। तो हमारा ये 1 ओम हो गया। सही है। अब देखते हैं आगे। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो, यानी आई 1 एम्पियर हो और विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ये आप देख लो, परिभाषा भी आपके लिए अच्छी तरह से सोर्स है, यानी सटीक है, स्वीट है, तो आप ये याद भी करने में आसान रहेगी आपको। अब हम देखते परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। परिवर्ती प्रतिरोध स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, जो स्रोत की जो वोल्टता है उसके अंदर बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित किया जा सके। यानी वोल्ट के अंदर, विभवांतर के अंदर कोई परिवर्तन किए बिना ही विद्युत धारा की जो आई है हमारे पास, वो विद्युत धारा जो है धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक क्या है हमारे पास, ये भी देख सकते हो आप। क्या है कि परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी लंबाई के समानुपाती हो गया, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये, यानी लंबाई के समानुपाती हो गया, और ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तापमान के समानुपाती होता है प्रतिरोध तापमान के। जैसे जैसे आपका इसका तापमान बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, और लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, और जो हमारा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा कम होता जाएगा। यह है, ऐसा चक्कर है इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती का। तो आप ये देख सकते हो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे एक तार हो गया हमारे सोने का, एक हो गया चांदी का, एक हो गया उसका यानी कॉपर का, एक हो गया और किसका आयरन का। तो इनके ये पदार्थ की ये प्रकृति यहाँ पर चेंज हो गई इन तारों की, तो इन प्रकृति पर भी निर्भर करता है ये चालक प्रतिरोध। अब हम देखते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या? 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्रतिरोधकता कहलाता है। जो कोई 1 मीटर भुजा वाले घन है, भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। जो ऐसा ही मात्रक है वो ओम मीटर है प्रतिरोधकता का। यह आपको याद रखना है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है। लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है, ये याद रखना। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई के और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातुओं, मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर, जो धातुओं व मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधकता परिसर है ना, वो प्रतिरोधकता का जो परिसर इनके बीच होना चाहिए, यानी 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर की कोटि का होना चाहिए। इनके बीच का होना चाहिए, इनके परिसर का होना चाहिए 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर की कोटि का होना चाहिए। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही अपचयन नहीं होता है। जो मिश्र धातुएं है ना, उनका उच्च तापमान पर, यानी आप उनको कितना ही टेम्परेचर दे दो, उच्च टेम्परेचर दे दो, उस तापमान पर शीघ्र ही उनका दहन नहीं होता है। अतः इनका उपयोग तापन की युक्तियों में प्रयोग किया जाता है इनका उपयोग। तो आप ये देख सकते हो।
तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। जो तांबा होता है, कॉपर हो गया और हमारा एल्यूमिनियम हो गया, उनका उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता कम होती है इसलिए किया जाता है इनका प्रयोग, क्योंकि यानी ये है ना, क्योंकि ये दहन तापन, इनका तापन बहुत अधिक होता है। शीघ्र अपचयन दहन नहीं होता है, यानी तापन सहन करने की होती है प्रतिरोधकता के लिए। तो तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। सही, ये याद रखना। प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम संयोजन, और जो हमारा जो संयोजन है प्रतिरोधकता, वो संयोजन देखते हैं कि कितने संयोजन हैं ये हमारे प्रतिरोधों के। तो दो संयोजन है, दो प्रकार के संयोजन हैं। एक तो हमारा आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ऐसे, इनको बोलते हैं प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध है ये ऐसे, ये श्रेणी क्रम में है तो इन्हें श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। उस समांतर क्रमों को ऐसे बोलते हैं, ऐसे, इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो हम देखते हैं अब इनको कैसे कैसे किया जाता है और कैसे किस प्रकार होते हैं ये और किस काम में आते हैं, अभी देखते हैं और क्या क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन, जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। अभी आपको दिखाया था ये, इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ए और बी के बीच के अंदर, यानी 2 या 3 प्रतिरोध, कितने भी हो सकते हैं प्रतिरोध, तो इनको जोड़ा आपस में एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाकर जोड़ा जाता है। तो अब इनका कुल श्रेणी क्रम में जो कुल प्रभावित प्रतिरोध होता है, वो कुल प्रभावित प्रतिरोध देखते हैं वो कितना रहेगा आपका। जैसे चलो आगे देखते हैं क्या है कि कैसे ये है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3। तो आप देखो कि इस कुल प्रतिरोध कितना होगा, टोटल प्रतिरोध, आपका टोटल प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यह आपका टोटल प्रतिरोध हो गया। इसे RS, हम RS से बोल सकते हैं क्योंकि RS श्रेणी क्रम, सीरीज, एस का मतलब सीरीज हो गया, तो सीरीज श्रेणी क्रम में हो गया। सही, तो ये हो गया आपका ऐसे, इनको आपस में जोड़ दो। अब देखते हैं और आगे क्या है। और इन प्रत्येक प्रतिरोधक में समान धारा होगी तथा कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतरों का योग, यानी इनके विभवांतर का योग होगा। जो भी थे भी इनके जो भी विभवांतर थे, जैसे V1 V2 V3, तो इनका जो भी V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा वो इनका जोड़कर इनका विभवांतर हो जाएगा। टोटल विभवांतर ये होगा इनका, और ये R1 R2 टोटल जो भी प्रतिरोध है उसका R1 प्लस R2 हो जाएगा। सही, तो आप ये देख सकते हो इस प्रकार होगा। तो V बराबर V1 V2 आप ऐसे जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद एक V1, तो V बराबर क्या होता है ओम के नियम से, V बराबर IR, तो R1 हो गया। और V1 बराबर V2 बराबर क्या होगा IR2 हो जाएगा। ये आप देख सकते हो V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसके अंदर रख दो ये मान, ये इसके अंदर रखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा और I आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर जो हो गया IR1 प्लस R2 प्लस R3 V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप ये देख सकते हो ऐसा कैसे हो जाएगा, V बराबर ये हो जाएगा आपका। तो अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। जो ये है ना एकल तुल्य प्रतिरोध RS, वो सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। समांतर क्रम, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, समांतर क्रम भी बोलते हैं। पैरेलल मतलब पैरेलल हो गए, पैरेलल। पार्श्व क्रम, जब 3 प्रतिरोधकों को एक साथ बिंदु X तथा Y के बीच संयोजित किया जाता है तो संयोजन मतलब कि ऐसे, अभी आपको बताया था ऐसे, जैसे X और Y है, इनके मध्य ये 3 बिंदु हो गए, ये आ गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया आपका R3। तो इनके मध्य इनको किस प्रकार सोल्व करते हैं वो देखते हैं, आपको बताते हुए आगे। ये देखो, पार्श्व में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है।
तो आपको दिखाते हैं कि धारा, इनके अंदर धारा अलग अलग होगी। जैसे कोई इसमें आई धारा है तो इसके अंदर हो जाएगी I1, इसके अंदर होगी I2 और इसके अंदर होगी I3। सबकी धारा अलग अलग होगी इसमें। और इसका जो कि मेन यानी प्रतिरोध, जो पैरेलल प्रतिरोध, वो निकालते हैं 1/R1 प्लस इसको भी 1/RB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार निकालते हैं इसको। और क्या है ये? एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ये व्युत्क्रम पृथक है ना। जैसे आपको भी बताया था कि 1/RB पैरेलल एंड टोटल इनका कितना हो जाएगा 1/R1। ये आप कर सकते हो आगे कैसे होगा, जो आप समझ गए होंगे।